गुड मॉर्निंग बच्चों। इंटर एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए कंपनी लॉ के 4 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें पहला चैप्टर प्रिलिमिनरी है, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स। ये करते ही आपका कंपनीज एक्ट का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कंपनीज एक्ट का रिवीजन चल रहा है यहाँ, और मेरे चैनल पे अगर लॉ कर रहे हैं हम लोग, जिसमें अभी हमने जीसीए किया। आज हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट करेंगे, फिर फेमा करेंगे, फिर एलएलपी करेंगे, और तब तक हमारा कंपनीज एक्ट हो जाएगा। उसके बाद टॉपर्स के चैनल पे हम लोग अदर लॉ एक बार कर लेंगे। इस तरीके से पूरा लॉ हम लोग रिवाइज कर लेंगे। अगर अभी आपको लॉ का ये रिवीजन क्लास चाहिए तो सिर्फ 499 में आपको पूरा रिवीजन क्लास 15 चैप्टर्स का अवेलेबल है। सिर्फ 499 मतलब 500 रुपए में आपको पूरा रिवीजन क्लास अवेलेबल है लॉ का। लॉ को बहुत बार कुछ बच्चे बड़ा कैजुअल ले लेते हैं। इस बार इस सितंबर अटेम्प्ट में जो लॉ का पेपर आया था वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था पिछले बहुत सारे अटेम्प्ट, मतलब सीए इंटर में इससे टफ लॉ का पेपर नहीं आया। लेकिन हमारा एक बच्चा है वंश को 72 मार्क्स आए हैं लॉ के अंदर, और AIR 30 आया है, ऑल इंडिया रैंक 30, और लॉ के अंदर 72 मार्क्स। कॉस्टिंग और एडवांस अकाउंट्स के बाद सबसे ज्यादा मार्क्स लॉ के अंदर ही है उसको। तो अगर ये पेपर टफेस्ट पेपर ना होके नॉर्मल पेपर होता जैसे हर बार होता है तो मार्क्स उसको 90, इस पर जिस भी बच्चे को 70 में मार्क्स है लॉ में, वो 90 के इक्विवेलेंट है प्रैक्टिकल पेपर। तो आपके लिए भी लॉ आसान है, लॉ आसान था, लॉ आसान है, और लॉ आसान रहेगा। लेकिन आपको लॉ का इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि भैया ये प्रोविजन बोल क्या रहा है, क्योंकि अगर प्रोविजन आ गया आपको समझ में तो आप उसको लगा सकते हैं, किसी भी केस स्टडी में कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में प्रिलिमिनरी में मैंने आपसे बोला कि प्रिलिमिनरी के अंदर 2 ही सेक्शन होते हैं। एक है सेक्शन 1 जो आपसे 4 बातें करता है, पहला टाइटल, दूसरा एक्सटेंट, तीसरा कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी। आपने कहा कि एक्ट का लॉन्ग टाइटल है एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। आपने कहा एक्सटेंट है पूरे भारत पे लगेगा। कमेंसमेंट फर्स्ट जो इसका सेक्शन 1 है वो 30 अगस्त को 30 अगस्त को 2013 में आया था। एप्लीकेबिलिटी में आपने कहा कि इट इज एप्लीकेबल टू एवरी कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर आपने कहा ये बैंकिंग पे भी लगता है, इंश्योरेंस पे भी लगता है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी लगता है, but only to the extent it is not inconsistent with their specific act। फिर आपने कहा कि जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने हुए हैं, जो स्पेशल एक्ट हैं जो पार्लियामेंट के थ्रू बने हुए हैं स्पेसिफाइड एक्ट के तहत, उन पे भी लगता है, और जो बॉडी कॉर्पोरेट सीजी ने नोटिफाई किया है उस पे भी लगता है कंपनीज एक्ट। ये करने के बाद हम लोग सेक्शन 2 में आ गए, जहां हम डेफिनेशंस की बातें करेंगे। दूसरा है टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज के आपने कैरेक्टरिस्टिक देखे, कंपनी का आपने डेफिनेशन देखा, अलग अलग जस्टिस ने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कंपनी को, ये आपने देखा। आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ कंपनी। ये 2 बातें ही करनी है आपको, इस यहाँ पे यही 2 बातें करनी है। कॉर्पोरेट वेल हटा दिया है आपके सिलेबस से, अब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल और केसेस वगैरह आपको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो चलिए टाइप्स ऑफ कंपनी में इनकॉर्पोरेशन के आधार पे, लायबिलिटी के आधार पे, मेंबर्स के आधार पे, कंट्रोल के आधार पे, ऑनरशिप के आधार पे, ऑब्जेक्ट के आधार पे और वर्किंग के आधार पे कितने टाइप की कंपनियां होती हैं। तो सबसे पहले इसने बोला बेटा कि इनकॉर्पोरेशन के आधार पे 3 कंपनियां होती हैं। पहली होती है चार्टर्ड, दूसरी स्टैट्यूटरी, तीसरी रजिस्टर्ड। चार्टर्ड कंपनियां जो राजाओं महाराजाओं ने जिन्हें स्पेशली पावर दिया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी।
ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्वीन के द्वारा स्पेसिफिक पावर थे, तो चार्टर्ड एक्ट जो स्पेसिफिक, जिनको हम स्पेसिफिक पावर देते हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस देते हैं, वैसी कंपनियां चार्टर्ड कंपनियां होती थी, जो राजाओं, महाराजाओं, रानियों वगैरह के द्वारा बनाए जाते थे। दूसरी होती है स्टेचूटरी। स्टेचूटरी मतलब विच इज फॉर्म्ड अंडर द स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। और तीसरी रजिस्टर्ड। आपको जो कंपनी पढ़नी है दैट इज द रजिस्टर्ड कंपनी आप पढ़ रहे हैं। ऐसी कंपनी जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइन की गई है कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, आप रजिस्टर्ड कंपनी पढ़ रहे हैं। लाइबिलिटी के आधार पे कंपनियां अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स कंपनी प्राइवेट हो सकती है, पब्लिक हो सकती है, ओपीसी हो सकती है, स्मॉल हो सकती है। कंट्रोल के आधार पे कंपनियां होल्डिंग, सब्सिडियरी, एसोसिएट हो सकती है। ऑनरशिप के आधार पे कंपनियां गवर्नमेंट या फॉरेन हो सकती हैं। ऑब्जेक्ट या पर्पस के आधार पे सेक्शन 8 कंपनी हो सकती है, या स्पेसिफिक पर्पस बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसी, सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन, किसी की भी कंपनी। और वर्किंग के आधार पे कंपनी एक्टिव या इनएक्टिव हो सकती है। ये है टाइप्स कि भाई किस आधार पे कंपनियां कितने टाइप की होती हैं। आप 1 मिनट का समय लीजिए यहाँ मुझसे और आप देखिए तो कि किस बेसिस पे कंपनी कितने टाइप्स की होती है। फिर हम एक एक करके जितनी इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं उनको स्ट्रेस देते हुए और इसको पढ़ लेंगे। तो यही हमको पढ़ना है सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो प्रिलिमिनरी कंप्लीट हो जाएगा। प्रिलिमिनरी कंप्लीट होने के बाद हम लोग चलेंगे इनकॉर्पोरेशन में। इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस और शेयर कैपिटल डिवेंचर जल्दी से कंप्लीट कीजिए। कंपनी लॉ का सिलेबस रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। कंपनीज लॉ 60% वेटेज में है, 40% में अदर लॉ है। तो 60% पास होने के लिए जरूरी है और लॉ में अच्छा करने के लिए अदर लॉ होना जरूरी है, तभी जाके आप लॉ में अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। तभी जाके आप लॉ में अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। लॉ में 70, 74, 76 लाना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ना है। मान लो कंपनी के चैप्टर्स मुझे 2 बार में याद होते हैं, अदर लॉ 2 बार और पढ़ना होता है। याद हो गया आपको? तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनियां चार्टर्ड, स्टैट्यूटरी, रजिस्टर्ड हो सकती है। हमें यहाँ रजिस्टर्ड पढ़ना है। लायबिलिटी के आधार पे अनलिमिटेड, लिमिटेड हो सकती है। हमें लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड पढ़ना है। मेंबर्स के आधार पे कंपनियां प्राइवेट, पब्लिक या स्मॉल ओपीसी हो सकती हैं। कंट्रोल के आधार पे होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट हो सकती हैं।
ऑनरशिप के आधार पे गवर्नमेंट फॉरेन हो सकती हैं, ऑब्जेक्ट के आधार पे पर्पस के अनुसार जिस पर्पस के लिए बनी है वो हो सकती हैं, और वर्किंग के आधार पे एक्टिव, डोरमेंट, इनएक्टिव हो सकती है। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब एक एक करके सारी कंपनियां हमें पढ़नी है, एक बार जल्दी से रिव्यू कर लीजिए तो आपको पूरा फाउंडेशन का एक बार रिवीजन और प्रिलिमिनरी चैप्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन का आधार, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे पहली कंपनी है चार्टर्ड कंपनी, कंपनी having a special rights given by king, queen या गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री, किसी देश के राजा, रानी या वहां के सरकार के द्वारा जिन्हें स्पेशल राइट्स है उसको बोलते हैं चार्टर्ड कंपनियां। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने आई थी बेटा हमारे देश में? ट्रेडिंग, स्पाइसेस का बिजनेस करने, मसालों का बिजनेस करने आई थी। फिर उसने देखा कि भैया यहाँ तो बस ये फूट डालो राज करो हम कर सकते हैं, यहाँ लोगों में एकता नहीं है, यहाँ डिवाइड एंड रूल करना आसान है, यहाँ डिवाइड एंड रूल करना आसान है, तो यहाँ आराम से डिवाइड एंड रूल किया जा सकता है। लोग यहाँ बस राजा महाराजा बनने के कगार में लगे हुए हैं, लोगों में एकता है नहीं, तो आराम से फूट डालो और राज करो। तो उसने फिर क्या किया, उन्होंने अपनी आर्मी बुलाई, एक्सप्लोरेशन आर्मी को बुलाया और फिर कॉलोनी बसाई। दूसरी कंपनी होती है बेटा स्टैट्यूटरी कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, द कंपनी इज फॉर्म्ड अंडर ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो कंपनी है स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनती है उनको बोलते हैं स्टैट्यूटरी कंपनी, जैसे LIC, SBI। तीसरी है बेटा रजिस्टर्ड कंपनी, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, उसको आपने बोला था रजिस्टर्ड कंपनी, आपको यही पढ़नी। लाइबिलिटी के आधार पे कंपनियां अनलिमिटेड हो सकती हैं, लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड कंपनियां लिमिटेड बाय शेयर्स हो सकती हैं, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है। यह एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या आप एग्जाम्पल समझ पा रहे हैं? ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको दो वर्ड के मतलब समझाता है, लिमिटेड और अनलिमिटेड।
इस एग्जाम्पल में बेटा ए लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास टोटल लाइबिलिटी है 70 करोड़ की, असेट है 50 करोड़ का, तो नेट लाइबिलिटी कितनी है कंपनी की? 20 करोड़ की। अगर लिमिटेड लाइबिलिटी है मेंबर की, तो ये 20 करोड़ अनपेड रह जाएगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी तो लिमिटेड है और नेट असेट है कंपनी के पास, अभी नेट लाइबिलिटी है 20 करोड़ के, असेट सारे खत्म हो गए, 50 करोड़ असेट थे, 70 करोड़ की लाइबिलिटी थी, 20 करोड़ की लाइबिलिटी अभी भी चुकानी बाकी रह गई। अगर कि मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है तो 20 करोड़ अनपेड कहां जाएंगे? लेकिन अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो 20 करोड़ रुपए उनको अपना पर्सनल असेट बेच के अपना घर, जमीन, ज्वेलरी, गाड़ी बेच के लेके आना पड़ेगा बिजनेस के अंदर। तो लिमिटेड है लाइबिलिटी तो ये 20 करोड़ अनपेड रह जाएंगे। लेकिन अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो वो पर्सनली लायबल हो जाएंगे, उनको अपना पर्सनल असेट बेच के ये पैसे लेके आना होगा बिजनेस में। लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21, लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 2 क्लॉज 22। It means a company having limit on the liability of its member। यहाँ पे लिमिट लग गया, जबकि अनलिमिटेड में कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, कोई लिमिट नहीं लगा। पर्सनल असेट से लेके आइए, अपने आप को बेच के लेके आइए, आपके पास जो असेट है बेच के लाइए, हमें चाहिए। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसका एग्जांपल से समझिएगा। 1/4/18 को एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, उस दिन जो 4 कंपनी के शेयर होल्डर है, मान लो वो पैसे लेके आए 50 करोड़, ए ने गारंटी दी है इनकॉर्पोरेशन के समय कि कल अगर कंपनी का खराब स्थिति हुआ तो मैं अपने घर से 50 करोड़ लेके आऊंगा। बी ने कहा मैं 30 करोड़ लाऊंगा, सी ने कहा 20 करोड़ लाऊंगा, डी ने भी कहा 20 करोड़ लेके आऊंगा। मतलब इन्होंने गारंटी दी है कि 120 करोड़ ये लेके आएंगे। कंपनी चल रही है, चल रही है, चल रही है। 31 मार्च 23 को ये सिचुएशन आ गया कि अब कंपनी वाइंडिंग अप में जाएगी, डिसोल्यूशन होगा, लिक्विडेशन होगा। डिसोल्यूशन के कगार पे हैं हम। अगर लायबिलिटी कम है असेट से तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, असेट बेचो, लायबिलिटी का पेमेंट करो, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब लायबिलिटी ज्यादा है असेट से, नेट लायबिलिटी ज्यादा है, तो क्या करें? अब देखो नेट लायबिलिटी है 7 करोड़ रुपए में चुकाना बाकी है, मेंबर्स ने कहा है कि वो 120 करोड़ रुपए लेके आएंगे, तो which ever is less या लोअर, 60 करोड़ चुकाना है, उन्होंने कहा 120 करोड़ लेके आएंगे, तो 60 करोड़ लेके आइए, चुकाइए, बात खत्म कीजिए। तो गारंटेड अमाउंट और लायबिलिटी which ever is लोअर या लेस, उतना पैसा लेके आना होगा, उतना चुकाना होगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब, आपने फिर से कंपनी बनाई 1/4/20 को, इनकॉर्पोरेशन किया, ए बी सी डी ऐसे करके आपके मेंबर हैं। कंपनी वाइंडिंग अप में जब जाएगी, वहां मतलब आज के कल तक, जब से इनकॉर्पोरेशन हुआ वहां से लेके वाइंडिंग अप तक शेयर्स के पैसे कभी भी आप मांग सकते हैं। एप्लीकेशन मनी मांगिए, अलॉटमेंट में, कॉल में, वाइंडिंग अप, आज से कल तक मांग सकते हैं। जबकि गारंटेड अमाउंट ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मांग सकते हैं। भाई हमने गारंटी दी है कि इतने रुपए लेके आएंगे, तो क्या कंपनी हमसे कभी भी गारंटेड अमाउंट मांग सकती है कि एट द टाइम
ऑफ लिक्विडेशन ही मांग सकती है। तो आंसर है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लिक्विडेशन ही मांग सकती है। वैसे ही अगर मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है तो जिस दिन कंपनी बनी है, फॉर्म हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, उस दिन से लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती। एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कंपनी है तो जिस दिन तुमने कंपनी बनाई उसी दिन मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। अगर उसी दिन मेंबर की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी तो तुम तो एक कैरेक्टरिस्टिक कंपनी का फीचर ही खराब कर दोगे। तुमने पढ़ा है फीचर में कि मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी और गारंटेड अमाउंट, ये कब लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है और कब गारंटेड अमाउंट लेके आना होता है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, at the time of liquidation, at the time of dissolution. डिफरेंस क्या है लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के बीच में डिफरेंस क्या है? तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इन दिस कंपनीज मेंबर्स ऑफ ऑनर्स एक्ट एज गारंटर, किसकी तरह काम करते हैं? गारंटर की तरह। जबकि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कंपनी के शेयर होल्डर होल्ड कर रहे हैं। नॉर्मली जो एनपीओज होते हैं, चैरिटेबल कंपनियां, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनियां, वो गारंटेड कंपनियां होती हैं। और जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, 99.99% कंपनियां यही होती हैं प्रॉफिट मेकिंग। कैपिटल क्लॉज, इनके मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज नहीं होता, उनके मेमोरेंडम में होगा। दे हैव कैपिटल क्लॉज। मेंबर्स के आधार पे, मेंबर्स के आधार पे पहली कंपनी होगी वन पर्सन कंपनी, ओपीसी। वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में आया है, कंपनीज एक्ट 1956 में नहीं था। ये क्यों कॉन्सेप्ट है बेटा? ओपीसी का वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट क्यों आया है? वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेटराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, कि क्या हुआ अगर आप अकेले हैं तो आप बनाइए कंपनी, आप अपना इनोवेशन, आप अपनी क्रिएटिविटी लगाइए कंपनी में, आप मदद कीजिए सरकार की लोगों को रोजगार देने में, आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कीजिए, आप समाज की मदद कीजिए, आप गवर्नमेंट को सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करिए। आप अगर फैक्ट्री लगाएंगे, आप इंडस्ट्री लगाएंगे, आप अगर कंपनी बनाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब लोगों को जब रोजगार मिलेगा, लोगों को काम धंधा मिलेगा, तो ये काम सरकार का था, आप करके और सरकार की मदद ही तो कर रहे हैं ना बेटा। तो वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट ओपीसी का पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 में आया है। ओपीसी वन पर्सन कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 62 प्लस सेक्शन 3 के साथ हम पढ़ते हैं। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज द मेंबर। वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। नेचुरल पर्सन, वो पर्सन कौन होना चाहिए भैया? वो पर्सन होना चाहिए नेचुरल, वो होना चाहिए मेजर, वो होना चाहिए इंडियन सिटीजन। मतलब कोई भी नेचुरल पर्सन जो इंडिविजुअल है, जो मेजर है और जो इंडियन सिटीजन है, वो ओपीसी बना सकता है और किसी ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है। तो द नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट और नॉट, फॉर्म ओपीसी इन इंडिया और कैन बी अ नॉमिनी इन ओपीसी। मतलब बना भी सकते हैं और नॉमिनी भी हो सकते हैं। इसके लिए तीन चीजें होनी चाहिए, नेचुरल पर्सन, मेजर, इंडियन सिटीजन। आप रेसिडेंट हो या ना हो, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस रेलिवेंट नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 62 रीड विथ सेक्शन 3 आपसे बोलता है
कि नाम के अंत में, नाम में ओपीसी ब्रैकेट में लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी। मेंबर या नॉमिनी कौन होगा? मेंबर नॉमिनी इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, मेजर होगा मतलब जिसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, और इंडियन सिटीजन होगा। रेसिडेंट हो या ना हो जरूरी नहीं, मतलब रेसिडेंशियल स्टेटस देखना नहीं है, तीन चीजें देखनी है, नेचुरल पर्सन, मेजर, इंडियन सिटीजन, तीन चीजें देखनी है। कोई एक इंडिविजुअल है, अगर वो किसी एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरे में मेंबर नहीं हो सकता, एट ए टाइम कोई एक ओपीसी ही बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक ओपीसी में मेंबर है तो दूसरे में नॉमिनी हो सकता है, अगर एक में नॉमिनी है तो दूसरे में मेंबर हो सकता है, दोनों में नॉमिनी या दोनों में मेंबर नहीं हो सकता। A person can be a member of one OPC and nominee of another OPC at a time. एक व्यक्ति एक समय में एक ओपीसी बना सकता है और किसी दूसरे ओपीसी का नॉमिनी हो सकता है एक समय में। मतलब एक समय में मैंने अगर एक ओपीसी बनाया तो किसी दूसरे ओपीसी में हम नॉमिनी हो सकते हैं। बिजनेस, कुछ प्रोहिबिटेड काम है, ओपीसी कुछ काम कर ही नहीं सकते, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि रोका टोकी कर सकते हैं पर रोका टोकी है, प्रोहिबिशन का मतलब है कर ही नहीं सकते। क्या दो काम नहीं कर सकते? कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज ए सेक्शन 8 कंपनी नॉर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड एज सेक्शन 8, सेक्शन 8 के रूप में ना तो बन सकते हैं ना अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी नॉर कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी। ओपीसी कभी भी चैरिटी करने के लिए नहीं बनेगी। अकेला व्यक्ति क्या चैरिटी करेगा? आपको हम इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए बोल रहे हैं कि आप 1% कंपनी बना लो, कंपनी बना लो 1% के साथ, लेकिन आप बोल रहे नहीं तो मैं तो चैरिटी करूंगा। भैया अकेले क्या चैरिटी करोगे? चैरिटी के लिए हम आपको नहीं बनाने देंगे। तो ओपीसी सेक्शन 8 ना तो बना सकता है ना अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकता है, पहला प्रोहिबिशन। दूसरा, ओपीसी एनबीएफसी का काम नहीं कर सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का काम नहीं करेंगे। आपने नाम सुना होगा एनबीएफसी का, बजाज फाइनेंस, मुथ्थू फाइनेंस, एल&टी फाइनेंस। नहीं तो कोई भी हाई वर्थ इंडिविजुअल, मान लो तुम्हारे पास 30 करोड़ रुपए हैं, 50 करोड़ रुपए हैं, तो तुम गली मोहल्ले में अपना एनबीएफसी खोल के बैठ जाओगे। तो इसलिए बोल रहे हैं कि भैया नहीं तो कोई भी हाई वर्थ इंडिविजुअल जिसके पास पैसे अपना एनबीएफसी खोल के बैठ जाएगा। तो इसलिए बोला दो काम नहीं कर सकते, सेक्शन 8 का काम नहीं, एनबीएफसी का काम नहीं, सेक्शन 8 का काम नहीं, एनबीएफसी का काम नहीं। ना तो सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, ना अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही एनबीएफसी का काम कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंपनी कैसी है? ओपीसी रजिस्टर्ड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और ओपीसी है। रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है, प्राइवेट है, ओपीसी है। एक प्रोविजन ओपीसी में होता था, अगर आप बहुत पहले का कुछ क्वेश्चन देखिएगा, मतलब 10 अटेम्प्ट पहले, तो ये वाला दिखेगा आपको क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं है, इसका कोई अब महत्व नहीं है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले होता था कि जो ओपीसी आप बनाएंगे उसका मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख हो सकता है और टर्नओवर 2 करोड़,
और अगर इस लिमिट से ज्यादा हो जाए पेड अप शेयर कैपिटल या टर्नओवर, तो इनको अपने आप को कंपलसरी बेसिस पे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कराना होता था। अब ये प्रोविजन डिलीट हो गया है, अब ये प्रोविजन है ही नहीं। तो पुराने आपको कि स्कैनर वगैरह में ये क्वेश्चन मिल सकता है। अभी आपके लिए ये इसकी कोई रिलेवेंसी नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो आपको ये बात याद आ जानी चाहिए कि आपके किसी काम का नहीं है, अभी आपके किसी काम का नहीं है। ओपीसी
ओपीसी हो गया सारे बच्चों का, आगे बढ़ो। दो काम कर ही नहीं सकते, सेक्शन 8 ना तो बना सकते हैं ना अपने आप को सेक्शन 8 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना एनबीएफसी का काम कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 बोलता है कि अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल। आर्टिकल ने तीन बातें बोली है, रेस्ट्रिक्ट किया है, लिमिट किया है, प्रोहिबिट किया है। आर्टिकल ने रेस्ट्रिक्ट किया है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। प्राइवेट कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होंगे, ट्रांसफरेबल हैं पर रेस्ट्रिक्शन है। मतलब आप शेयर किनको ट्रांसफर कर सकते हैं, अपनी कंपनी के दूसरे मेंबर्स को या उनके रिलेटिव्स को, या प्राइवेट प्लेसमेंट में शेयर ऑफर किए जा सकते हैं, जैसे शार्क टैंक या न्यू आइडिया, आइडिया तक, इस टाइप के प्रोग्राम आपने देखे होंगे, तो वहां पे हम जो है ऑफर कर सकते हैं। रिलेटिव का मतलब कंपनीज एक्ट में होता है, जैसे आप एक इंडिविजुअल हैं, आपके लिए आपकी मदर, आपके फादर, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपका सन, आपका, आपकी डॉटर और आपका स्पाउस, ये 7 लोग कहलाते हैं क्लोज रिलेटिव। किसी भी इंडिविजुअल के लिए उसकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर और उसके अलावा स्पाउस अगर मैरिड हैं तो 7 लोग कहलाते हैं क्लोज रिलेटिव। तो प्राइवेट कंपनी में हम मेंबर है प्राइवेट कंपनी के, हम दूसरे मेंबर को या अपने रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और प्राइवेट प्लेसमेंट में भी हम शेयर ऑफर कर सकते हैं। दूसरा, लिमिट लगाया नंबर ऑफ मेंबर्स पे, कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी में वो कितने होंगे, 200, एक्सेप्ट ओपीसी। ओपीसी में तो मिनिमम भी 1 मैक्सिमम भी 1। ओपीसी के अलावा जो मैक्सिमम, उस ओपीसी के अलावा किसी भी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं बेटा, 200। प्रोवाइडेड ज्वाइंट होल्डिंग काउंटेड एज 1। मान लो 3 लोग मिल के एक शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो उनको कितना काउंट करेंगे हम, 3 लोग मिलके एक शेयर होल्ड किया तो 1। एंड प्रेजेंट और पास्ट एम्प्लॉय हु आर शेयर होल्डर एक्सक्लूडेड। अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हैं, प्रेजेंट में या पास्ट में रहे, प्लस आप शेयर होल्डर भी हैं, तो ये जो हम लिमिट काउंट कर रहे हैं 200, उसमें आप काउंट नहीं होंगे। नहीं तो आपको काउंट करने लगे तो मान लो बेटा मेरी प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में 700 मेरे एम्प्लॉय हैं, हमने इस शॉप के तहत एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत सबको एक एक शेयर दे दिया, तो सारे एम्प्लॉय हो गए शेयर होल्डर। तो सारे एम्प्लॉय अगर शेयर होल्डर हो गए तब तो मेंबर की संख्या 700 हो जाती, और मैक्सिमम मेंबर की संख्या रखनी कितनी है प्राइवेट कंपनी में, 200। इसलिए इसने कहा कि एम्प्लॉय जो प्रेजेंट हो या पास्ट हो, उनको मेंबर की संख्या काउंट करते समय काउंट नहीं करना। और प्रोहिबिशन लगाया, इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को टू सब्सक्राइब एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी। इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी, पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आओ आओ मेहरबान कदरदान हमारे कंपनी के शेयर खरीदो, ऐसा इनवाइट नहीं करना। नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड, नो प्रोस्पेक्टस इज इशूड टू रेज मनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं। यही बात यहाँ बोल रहा है कि राम और श्याम कंपनी में एम्प्लॉय है, राम अभी एम्प्लॉय है प्रेजेंट में, श्याम फॉर्मर एम्प्लॉय है। कंपनी ने स्टॉक जारी किया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसमें राम को भी शेयर मिला, श्याम को भी मिला। तो 200 काउंट करते समय बोथ आर नॉट काउंटेड इन 200, 200 की संख्या काउंट करने में ये दोनों नहीं शामिल होंगे। क्या ये मेंबर है? हाँ,
वोटिंग राइट है, हाँ। डिविडेंड मिलेगा, हाँ। क्या ये मेंबर 200 की संख्या में काउंट होंगे? नहीं। रीजन मैंने आपको बताया। नेक्स्ट है बेटा पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 71 में हम लोग पब्लिक कंपनी की बातें करते हैं। द कंपनीज एक्ट 2013 defines public company as a company which is not a private. Public company means a company which is not a private, जो प्राइवेट नहीं है। तो भैया प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन लगे थे, लिमिटेशन लगे थे, प्रोहिबिशन लगे थे, वो पब्लिक में नहीं होंगे। फिर यहाँ पे शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे। मैक्सिमम मेंबर जितना रखना है रखिए, इनफाइनाइट हो सकते हैं। मिनिमम 7 मेंबर के साथ आप कंपनी बनाओगे। पब्लिक को इनवाइट करो, पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक को इनवाइट करो, इनविटेशन टू पब्लिक। एम्प्लॉइज अगर शेयर होल्ड करते हैं आप उनको मेंबर मानो, क्योंकि वहां तो हम लोगों ने इसलिए एम्प्लॉय को काउंट नहीं किया था क्योंकि 200 से ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते। यहाँ तो जितना इनफाइनाइट मेंबर हो सकते हैं, तो एम्प्लॉय को भी मेंबर बोलिए, काउंट कीजिए, कहीं दिक्कत नहीं। तो इसने कहा पब्लिक कंपनी क्या होती है? जो प्राइवेट नहीं होती। तो प्राइवेट के ऊपर जितने रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, लिमिटेशन लगे हुए हैं, प्रोहिबिशन लगे हुए हैं, वो सब हटा दीजिए। तो पब्लिक कंपनी मींस द कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर जितने रेस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन लगे थे वो कुछ भी नहीं लगेंगे पब्लिक पे। एंड हैज अ मिनिमम paid up share capital as may be prescribed. 7 or more members are required to form a company. नोट बोल रहा है कि a subsidiary of public company even though private in its article will be deemed as a public company. पब्लिक कंपनी के सब्सिडरी भी पब्लिक मानेंगे, पब्लिक कंपनी के सब्सिडियरी को भी पब्लिक मानेंगे, इवन कि वो पब्लिक नहीं है, वो प्राइवेट है अपने आर्टिकल में, लेकिन डिम्ड प्रोविजन है कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी भी पब्लिक होती है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी भी पब्लिक होती है। नेक्स्ट बेटा ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स ए स्मॉल कंपनी, ए स्मॉल, सेक्शन 2 क्लॉज 85 बोलता है कि इट मींस अ कंपनी नॉट बीइंग अ पब्लिक कंपनी। मतलब ए स्मॉल कंपनी कभी भी पब्लिक नहीं होगी बेटा, याद रखना। ए स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी, ए स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी, ए स्मॉल कंपनी कभी पब्लिक नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, पेड अप capital PUSC does not exceed 4 crore और higher sum as may be prescribed, लेकिन हायर भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता। A small company is a company which is not a public company। तो पहली बात, स्मॉल कंपनी हमेशा प्राइवेट होगी। उसके बाद देखेंगे उसके लिमिट, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब, लेकिन जो हायर सम प्रिस्क्राइब होगा वो भी 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 40 करोड़ और
higher sum as may be prescribed but can not exceed 100 crore। पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब, लेकिन हायर सम 10 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। एंड टर्नओवर जो है 40 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा और हायर सम एज में भी प्रिस्क्राइब, और जो हायर सम है वो भी 100 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। एंड बोथ कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। 440 440 440 440, पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं, टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं। 4 करोड़ 40 करोड़ 440 440 440। और कुछ बातें याद रखनी है स्मॉल कंपनी में कि मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ एंड टर्नओवर 40 करोड़। इवन आफ्टर, इवन कि आप ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं 440, उसके बाद स्मॉल नहीं होंगे। अगर आप होल्डिंग सब्सिडियरी रिलेशन में हैं, अगर आप सेक्शन 8 हैं, या अगर आप स्टैट्यूटरी कंपनी है, मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी है, अगर कोई होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, अगर कोई सेक्शन 8 कंपनी, अगर कोई स्टैट्यूटरी कंपनी है, तो इवन की वो 440 का लिमिट भी पूरा करती है फिर भी वो स्मॉल नहीं है। ये बढ़िया है, इस पे केस स्टडी बनाता है स्मॉल कंपनी पे। कल की क्लास में प्रिलिमिनरी चैप्टर विल बी फिनिश्ड, और मंडे से आप बताइए कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हैं। इनकॉर्पोरेशन, शेयर कैपिटल के प्रोस्पेक्टस, वही शुरू कर लेंगे। तो स्मॉल कंपनी में इसने कहा कि कुछ बातें याद रखिएगा, सिर्फ ये नहीं कि देखा कि पेड अप शेयर कैपिटल 440 देके और शुरू हो गए। 4 बातें इसके अलावा ध्यान देनी है। पब्लिक कंपनी कभी स्मॉल नहीं हो सकती। होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी, कोई अगर किसी की होल्डिंग या सब्सिडियरी, वो स्मॉल नहीं हो सकती। सेक्शन 8 कंपनी कभी स्मॉल नहीं होगी और स्टैट्यूटरी कंपनी कभी स्मॉल नहीं होगी। और इनके अलावा वो प्राइवेट कंपनियां जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़ है, वो स्मॉल कंपनी है।
तो इतनी बातों को आज आप कंप्लीट कीजिए। इसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई थी मैंने। यहाँ 2 एग्जाम्पल है, एक RIL का, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ और टर्नओवर है 40 करोड़। तो आपको बताना है कि क्या RIL स्मॉल है। नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पब्लिक कंपनी स्मॉल हो ही नहीं सकती। टर्नओवर देखेंगे नहीं, ये देखेंगे नहीं, कोई मतलब का है नहीं। टॉपर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है, टर्नओवर 40 करोड़। ये भी स्मॉल नहीं होगी क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा हो नहीं सकता। यहाँ तक की बातों को कंप्लीट कीजिए। ICI के 2 क्वेश्चन हैं जो स्मॉल कंपनी पे बेस्ड हैं, स्मॉल कंपनी पे बेस्ड हैं। ये दोनों क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी का और स्मॉल कंपनी का ICAI मटेरियल में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वहां पे जाइए, दोनों क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कीजिए। आंसर कैसे लिखते हैं यहाँ लिखा हुआ है। अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है और आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप चैनल पे और हम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। फिर कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 9 बजे, जहां हम लोग प्रिलिमिनरी चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, खत्म। कल के क्लास में हम लोग प्रिलिमिनरी को खत्म कर देंगे और मंडे से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। और आज रिवीजन में हम लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट शुरू करेंगे मेरे चैनल पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, लगे रहें और जनवरी में जल्दी 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 CA इंटर पास करते हुए फाइनल में आए। Thank you very much. Thank you.